मैं चाहता हूँ कि आप इसको ढंग से सुने, तो आगामी जो परीक्षाएं आने वाली है उसमें इस प्रकार की शिकायत लेके आप मेरे पास या किसी और गुरुजी के पास ना जाओ, और आप सिलेक्शन ले लो, अच्छे से चयन ले लो अपना। और चयन नहीं भी होता है तो कम से कम आपको ये तो ना लगे कि मेरी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, सॉरी, तैयारी के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस नहीं आई, ऐसी स्थिति ना हो। और ये बड़ा वज्रपात होता है जब आपको प्रश्न आ रहा होता है और आप गलत करके आते हो। तो गलती किस लेवल पे होती है ना? जो आपको गलती लग रही है ना, वो गलती नहीं है, गलतियां पहले होती है। एग्जाम हॉल की इतनी गलती नहीं है जितनी की पहले होती है, क्योंकि मैं मानता हूँ जब एक स्टूडेंट एग्जाम में पेपर देना शुरू करता है, लिखना शुरू करता है, उसके आंसर टिक करना शुरू कर देता है, तो उसके बाद उसका मस्तिष्क जो है वो पेपर में खो जाता है, वो फिर भूल जाता है कि वो क्या है क्या नहीं है, फिर ऐसी गलतियां होती नहीं है। तो गलती कहाँ पे रहती है? अब सबसे बड़ी समस्याएं कहाँ कहाँ आ रही है, मैं एक एक समस्या आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ अगर आप इन चीज़ों को समझ लोगे ठीक से तो दिक्कत नहीं आएगी, है ना? ऐसी गलती रिपीट कभी नहीं होगी। आप फिर कभी ये शिकायत नहीं करोगे कि आते हुए गलत हो गए या तैयारी के अनुरूप परफॉर्मेंस नहीं आई, है ना? तो पढ़ने का और सही तरीका क्या होना चाहिए, किस तरह से सही तरीके से तैयारी होनी चाहिए। सबसे पहली बात, हम भ्रम में रहते हैं। ये भ्रम है ना, ये दूर करना बहुत ज़रूरी है। हम किस किस भ्रम में रहते हैं? देखो, हम सबसे पहले भ्रमित होते हैं कि किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। भ्रम कह सकते हो या अनिर्णयन की स्थिति कह सकते हो, है ना? अनिर्णयन। अब आप एक एक बिंदु को मैं समझाऊंगा, आप ठीक से समझना, बहुत छोटे से सेशन में सारी चीजें क्लियर करूंगा। जब भी एक स्टूडेंट जैसे फ्री होता है तो वो निर्णय नहीं कर पाता कि वो तैयारी किसकी करे, भ्रमित हो जाता है। अब इसके भ्रमित होने के पीछे कई कारण होते हैं। कारण ये होता है कि एक तो वो देखा देखी करता है, मेरे साथी सब सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो वो हिम्मत ही नहीं कर पाता फर्स्ट ग्रेड की। साथी सब अगर किसी एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी की हिम्मत नहीं जुटा पाता। देखा देखी करना सबसे गलत है। कौन किसकी तैयारी कर रहा है उसको देख के आप तैयारी कर रहे हो, ये गलत है। आप किसी को देख के निर्णय ना लें, ये आपके अनिर्णयन का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा अनिर्णयन का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप विभिन्न सारे सोशल साइट्स एंड यूट्यूब वगैरह इनसे जुड़े हुए हैं। आप हर किसी को सुनते रहते हैं और इनको सबको सुन सुन के आपके दिमाग में इतनी चीज़ें इकट्ठी हो गई है कि अब आप निर्णय नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप इतने मैच्योर तो है नहीं कि सभी को सुनने के बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचोगे। फिर आप क्या होता है कि फिर आप है वो अनिर्णयन की स्थिति में आते हो, आप डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं पा रहे हो। तो आपके द्वारा जितना आप भटकोगे, है ना, जितना आप सोशल मीडिया, यूट्यूब, सॉरी, ये जो व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, यूट्यूब वगैरह है, इस दुनिया में जितने ज़्यादा भटकोगे ना उतना आप अनिर्णय में रहोगे, आप एक सटीक डिसीजन नहीं ले पाओगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कौन सा निर्णय सही होगा, कौन सा निर्णय गलत होगा, ये निर्णय पर डिपेंड नहीं करता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको सही सिद्ध भी कर सकते हो, आप उसको गलत सिद्ध भी कर सकते हो। अगर सही सिद्ध करते हो तो ये आपकी क्षमता है, अगर आप गलत कर पाते हो, निर्णय को गलत सिद्ध कर रहे हो, तो ये आपकी नाकाबिलियत है। ठीक है, निर्णय का कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आपने डिसीजन ले लिया कि भाई मुझे सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करनी है, थर्ड ग्रेड की नहीं करनी है, और आपका अगर फर्स्ट सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो गया तो आप कहोगे कि मेरा निर्णय बहुत सही था, तो ये आपकी काबिलियत है कि आपने उसको सही सिद्ध कर दिया। अगर आप इसी जगह फेल हो गए तो आप कहोगे कि मेरा निर्णय गलत था। गलत निर्णय नहीं था, ये आपकी नाकाबिलियत थी कि आप उस निर्णय को सही सिद्ध नहीं कर पाए। तो निर्णय आपको लेना है, आपको अनिर्णयन की स्थिति में नहीं रहना है। तो आप जो ये देखा देखी करते हो ना, सभी को देखा देखी करते हो, या फिर जो आप ये यूट्यूब की दुनिया हो गई, ये सोशल साइट्स की दुनिया हो गई, ये जितनी ज़्यादा आप इनको सुनोगे, इनके चक्कर में रहोगे, आप कभी भी निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पाओगे कि उसको तैयारी कैसे करनी। तो मोस्टली समय तो बच्चा इसी में खराब कर देता है। तो अनिर्णयन की स्थिति हमेशा सबसे बड़ी भयंकर स्थिति होती है। अब इससे कैसे निकला जाए, क्योंकि मेरे को समस्या ही नहीं बतानी, समस्या का समाधान भी बताना है। अब इस स्थिति से निकलने का सीधा सा सिंपल सा उपाय है। आप क्या करोगे, आपके सामने जो भी विकल्प है, अब आपके सामने जैसे 4-5 विकल्प है, अध्यापक का भी है, वरिष्ठ अध्यापक का है, और एलडीसी, आरएएस वगैरह बहुत सारे विकल्प है। आप इन सारे 4-5 विकल्प जो आप एक रजिस्टर पे लिखिए कि ये मेरे सामने अभी विकल्प है। फिर सबसे पहले उसमें ये देखिए कि कौन सा सिलेबस आपके अनुकूल है। अब उसमें से आप देखोगे तो 5 में से 2 या 3 का सिलेबस आपके अनुकूल नहीं होगा। आप देखो, ईमानदारी से ऑब्जर्वेशन करना कि आपके अनुकूल है कि नहीं, खुद से झूठ नहीं बोलना है।
क्योंकि कई बार व्यक्ति स्वीकार नहीं करना चाहता कि ये चीज़ें मुझे नहीं आती और अभी ठीक कर भी नहीं सकता इसको। तो जैसे मैं मेरी बात बताऊं तो 2008 9 10 में मैं एसएससी मेंस भी दे के आया था, सीजीएल का वगैरह, और साथ में बैंकिंग, रेलवे, इनमें भी मैंने माथापौड़ी करी थी। लेकिन फिर मैंने बड़ा कड़ा निर्णय लिया और देख लिया कि भाई अपने को गणित नहीं आती, अपने को उस लेवल की रीजनिंग नहीं आती जो बैंकिंग में आती। मैंने वो सारे ऑप्शन डिलीट कर दिए कि इसका फॉर्म भी नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि ये सिलेबस मेरे दायरे में नहीं है, बात खत्म, है ना। तो इस तरह से आप निर्णय करते वक्त सिलेबस देखिए। अब आपने सिलेबस तय कर लिया कि भाई ये एग्जाम, 2 एग्जाम हमारे से नहीं होंगे, इन 2 तुलना में ये 3 फेवर में है। अब जो 3 फेवर में है उसमें आप ये देखिए कि आप इनमें से पहले किसकी बढ़िया तैयारी कर चुके हैं, उनको प्राथमिकता में रखिए, क्योंकि हो सकता है कि वो तैयारी की भी है आपकी तो आगे काम आ जाएगी। अच्छा, 2-3 परीक्षाएं हैं जिनका सिलेबस सेम है तो साथ में चल सकते हो अगर परीक्षा लेट है तो इस तरह से सोच लीजिए, 1-2 तैयारी साथ में कर लीजिए। अगर सिलेबस सेम है और आपके कुछ पड़ा हुआ है तो आप उसको साथ में ले सकते हैं। इसके अलावा ये भी देखिए कि किसकी वैकेंसी जो है वो सबसे पहले आने की संभावनाएं हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को मैच करिए। आप ये मत देखिए कि कौन से गुरुजी क्या कह रहे हैं या अपने साथी किसकी तैयारी कर रहे हैं। आप इन चीज़ों से डिसीजन लेने की बजाय सिलेबस, भर्ती की संभावनाओं और खुद की क्षमताओं, खुद को लग जाता है कि मैं कहाँ तक डिजर्व करता हूँ। ये व्यक्ति कितना ही झूठ बोले, लेकिन खुद को व्यक्ति को पता होता है कि मैं यहाँ तक डिजर्व करता ही करता हूँ, है ना। हालांकि उससे ज़्यादा ही डिजर्व करता वो, लेकिन कम से कम उसको पता होता है। इन सारी चीज़ों को पॉइंट में रख के आप एक डिसीजन ले लीजिए कि आपको किसकी तैयारी करनी है। मैं बताऊँ 2015-16 की बात। 16 में क्या हुआ था कि आरएएस का एग्ज़ाम और कॉलेज लेक्चर का एग्ज़ाम और फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम, ये तीनों हमारे बैक टू बैक थे। जैसे मैं बताऊँ, अप्रैल में था 2016 में था आपके आरएएस का, और फिर फर्स्ट ग्रेड का भी था जुलाई में, और कॉलेज लेक्चर का भी जुलाई में था। अब मेरे समक्ष तीनों में से तैयारी करनी थी। 3 ऑप्शन थे, मेंस का था, आरएएस का। तो अब देखो, हमारा डिसीजन फिक्स था कि आरएएस का सिलेबस, आरएएस को तो मैं बहुत ढंग से तैयारी करके दूंगा। अप्रैल में परीक्षा थी, शायद 11, 12, 13 को थी, है ना। फिर कॉलेज लेक्चर और स्कूल लेक्चर का पेपर था। अब मुझे पता था कि कॉलेज का सिलेबस बहुत ज़्यादा है और वो मेरे अभी दायरे से बाहर है, तो मैंने उस ऑप्शन को हटा दिया और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी पे फोकस किया। तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी और कॉलेज का सिलेबस काफ़ी कुछ सिमिलर रहता है, तो साथ साथ में हमने थोड़ा थोड़ा कॉलेज का भी पढ़ लिया। तो रिजल्ट ये निकले कि दोनों में हो गया सिलेक्शन, फर्स्ट ग्रेड में भी हो गया और कॉलेज में भी सिलेक्शन हो गया, फाइनल सिलेक्शन हो गया, और आरएस का भी उस इंटरव्यू दे के आए। तो कहने का मतलब ये था कि डिसीजन ले लिया था कि इसकी तैयारी नहीं करनी है। तो ऐसा डिसीजन लीजिए, इस अनिर्णय की स्थिति को हटाए आप, ठीक है। अब देखो, ये अगर अनिर्णय की स्थिति हट गई तो आधी स्थिति सारी क्लियर हो जाती है कि बस फर्स्ट ग्रेड की करनी है, मतलब करनी है, बात खत्म। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, आपकी जो लिखा हुआ है वो आपको मिल के रहेगा। और माँ सरस्वती तो अपना ऋण कभी रखती नहीं, ये बात तो आप मान के चलिए। देर सवेर, कुछ लेट हो सकता है, लेकिन चीज़ें आपको मिलेगी जिस चीज़ों को आप डिजर्व करते हो। तो भर्ती का निर्णय जो है वो आप समय पे लें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें आप लोगों से पूछ सकते हैं, वो भी अनुभवी व्यक्ति से, लेकिन निर्णय, अंतिम डिसीजन आपका होना चाहिए। आपकी कैपेबिलिटी, आपकी रुचि, इनके अनुसार। मेरे पास ये प्रश्न बड़ा आम आता है कि सर, प्रोफेसर की तैयारी करूं कि आरएएस की करूं। ये मुझे कैसे पता कि आपकी रुचि क्या है? मुझे कैसे पता है कि आपको कौन सी चीज़ें पढ़ना अच्छी लगती? मुझे क्या पता आपका स्वभाव कैसा है? आप प्रशासनिक चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाते हो, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो, बनने लायक हो, या फिर अच्छे टीचर बनने लायक हो? मुझे कैसे पता? ये तो आपको डिसीजन लेना है। तब बच्चे पूछते, सर इसमें दोनों में से बेस्ट कौन सी है? भाई कोई भी ले ले, दोनों ही बेस्ट है। एक एकेडमिक जगत की हाईएस्ट पोस्ट है, एक प्रशासनिक जगत की हाईएस्ट पोस्ट है। आप जो भी लो, दोनों ही बेस्ट है अपने आप में। आप मैं तुलना कैसे करूं? किसी में सैलरी अधिक है, शांति अधिक है, किसी में आपके पावर अधिक है, पैसे अधिक है, सारी चीजें हैं, अलग अलग है दोनों का। आप ये डिसीजन खुद से लीजिए, किसी से मत पूछिए। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने लेवल से बताएगा। और जब आप एक समस्या लेके, एक बीमारी लेके डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो आप देखना कि आप 5 डॉक्टर के पास एक ही बीमारी लेके जाना, 500 डॉक्टर आपको अलग अलग टैबलेट्स देंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग सोचना होता है, हर व्यक्ति का अलग तरीका होता है। तो ऐसे डिसीजन जो होते हैं वो हमेशा आप अपने स्तर पे लाइए, ठीक है। तो भर्ती जो जितनी भी आती है, तो ये आपको कभी भी
दूसरी चीज़ों से आप प्रभावित ना हुए। लोग क्या कह रहे हैं हमें इस पर मंथन नहीं करना, क्योंकि परीक्षा आपको देनी, तैयारी आपको करनी है, बाद में नौकरी आपको करनी है, फिर आप दूसरों से क्यों पूछते हो? ये डिसीजन आप खुद से लीजिए, क्योंकि जब तक आप डिसीजन देना नहीं सीखोगे तब तक परीक्षा में ऑप्शन गलत ही होंगे। क्यों? क्योंकि जब आपको भर्ती किस तैयारी करनी इसका डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनने में कैसे डिसीजन ले पाओगे? तो बड़ा स्टैंड क्लियर रखें अपना, होना ना होना ये बाद की बात है। आपका स्टैंड क्लियर नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा जब आप निर्णय नहीं कर पा रहे? मुझे ये भी पता नहीं चल रहा है कि मुझे किधर जाना है, तो फिर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? ये कॉन्फिडेंस कोई खरीदने वाली वस्तु थोड़ी है, ये अंदर से निकलता है। और ये अंदर से कब आता है? जब हमारे निर्णय बड़े सटीक होते हैं कि मुझे ये करना, मतलब करना, बाकी बातें बाद में। आप बीच में सिचुएशंस को नहीं ला सकते। दूसरी बात, दूसरी स्थिति ऐसी क्यों आती है? सामग्री का चयन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आती है। भर्ती की चलो स्टूडेंट कर लेता है लास्ट तक जाते जाते कि अध्यापक की करनी है या जो भी करनी है। अब दूसरी सबसे बड़ी समस्या, भर्ती का तय कर लिया, अब सामग्री चयन की समस्या आती है। कई बच्चे क्या करते हैं कि दूसरे बच्चों को देख देख के गाइड्स लेके आ जाते हैं, कई किताबें लेके आते हैं, कोई ऑनलाइन कोचिंग सेंटर से कोचिंग कर लेते हैं। अब आजकल आपको पता है कि एक भर्ती के लिए विभिन्न सारे कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन है। आपकी 5-5, 7-7 अल्टरनेट है एक दूसरे के, फिर कोचिंग सेंटर्स के नोट्स वगैरह आ जाते हैं वगैरह, बहुत सारा चीज़ें हो गई, इतनी अधिक हो गई है कि आप यहाँ पे सामग्री का चयन नहीं कर पा रहे। अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है कि जब विकल्पों की अधिकता होती है तो उस जगह निर्णय की आवश्यकता होती है, और आप वहाँ जटिल परिस्थिति में फंस जाते हैं कि फलाना गाइड पढ़ूं कि फलाना गाइड पढ़ूं कि किताब पढ़ूं कि शिक्षक से पढ़ूं कि किससे पढ़ूं। तो मैं आपको एक बहुत स्पष्ट तौर पे बात बताना चाह रहा हूँ कि आपको करना क्या। देखो, गाइड का करना है कि पुस्तकें जो आती है, रेफरेंस बुक्स, वो करना है कि कोचिंग सेंटर से शिक्षक से पढ़ना है, कि आपको यूँ कहिए कि किसी नोट्स से पढ़ना है। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, डिसीजन आपको लेना है। अब 4 ऑप्शन आपके पास जनरली रहते हैं, चारों में से क्या करना चाहिए? देखिए, गाइड की जो व्यवस्थाएं हुई थी वो इसलिए हुई थी कि परीक्षा को जैसे 1-2 महीने रह गई है और आपको शॉर्ट में चीज़ें करनी है, तो वो गाइड ठीक होती है। यहाँ पे ये डिटेल में नहीं डालते, डाल देते हैं। और इसमें जैसे मान लो कि एक पेपर में 8-10 पार्ट हो तो गाइड पढ़ ली जाती है, और वो भी कम समय में कर लिया जाता है। पुस्तकें वो होती है जो आपको डिटेल से बताती है। गाइड में केवल फैक्ट होते हैं जो याद नहीं किए जा सकते। पुस्तक में क्या होता है, कहानी होती है, और कहानी में फैक्ट को फिट किया जाता है ताकि आप आराम से उसको कैच कर सकते हो। ये तो अल्टीमेट है, ठीक है, इसका कोई ऑप्शन है ही नहीं। गाइडें भी पुस्तकों को देख के लिखी हुई है, टीचर भी पुस्तकों को कंबाइंड करके पढ़ाते हैं, और नोट्स भी आपके जो टीचर्स ही बनाते पुस्तकों से। ये तो आधारभूत है, ये आधारभूत है, आप इसको नकार नहीं सकते। आप चाहे ऑनलाइन कोचिंग करें, कुछ भी करें, पुस्तकों का कोई विकल्प नहीं है, कभी नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि बाकी तीनों विकल्प पुस्तकों के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो गाइड के सामने पुस्तकें, तो वास्तव में पुस्तकों और गाइड की तुलना करना निहायत ही मूर्खता है। अब बात आती है टीचर से, कि टीचर से पढ़ना कितना सार्थक होता है। अब देखो, टीचर क्या करता है, शिक्षक पुस्तकों को ही आप तक पहुंचाता है, लेकिन 2 चीजें अलग करता है। अलग ये करता है, एक पुस्तकों के अंदर क्या पढ़ना और क्या छोड़ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु रहता है। और बच्चा इतना समझदार नहीं होता, इतना मैच्योर नहीं होता कि वो ये तय कर पाए कि इसमें ये चीज़ें छोड़ने वाली, ये चीज़ें पढ़ने वाली, क्योंकि सारी किताबें तो याद नहीं होती। फर्स्ट ग्रेड जैसे में 10-10, 12-12 किताबें लग जाती है, सारा कुछ याद करना संभव भी नहीं होता। किताबें, पुस्तकें जो है वो टाइम टेकिंग होती है। आप मान के चलिए, अगर आप फर्स्ट ग्रेड में हिस्ट्री की बात करूं और आप पुस्तकें लेके बैठते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपको 1-1.5 साल तक आराम से हिस्ट्री तैयार करने में लग जाएंगे। एक प्राचीन पढ़नी, एक मध्य पढ़नी, एक आधुनिक पढ़नी, एक वर्ल्ड की पढ़नी, एक राजस्थान की पढ़नी, ये 5 किताबें तो मिनिमम पढ़नी पड़ेगी। और एक बार पढ़ने से कहाँ काम चलता है, किताब को कम से कम 4 से 5 बार पढ़ते हैं, तब जाके चीज़ें याद होती है। अब आप 5 किताबों को 5-5 बार पढ़ोगे, इसका मतलब ये होगा एक किताब को अगर 1 महीना भी लगता है ना, तो भी आप मान के चलिए कि 12 से 15 महीने तक अगर लगातार पढ़ोगे तब जाके, तो पुस्तकें टाइम टेकिंग होती है। अब शिक्षक क्या करता है, इन पुस्तकों में से जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो छांटता है, और फिर वो अपनी भाषा में अभिव्यक्त करता है, सामान्य उदाहरण देता है, आसान भाषा यूज करता है, तो पुस्तकों को आसान तरीके से और चयनित तरीके से आप तक पहुंचा देता है। तो बच्चे को समझने में आसानी नहीं होती, मुश्किलात नहीं होती। और
ये पुस्तकों का विकल्प है शिक्षक एक प्रकार से, लेकिन शिक्षक के ऊपर भी डिपेंड है शिक्षक कैसा है। ये भी महत्वपूर्ण आयाम है यहाँ पे। ऐसा नहीं हो कि आप किसी भी ऐसे मार्केट छाप से पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो तो आपको लग जाता है 5-7 दिन के अंदर ही कि आप सही शिक्षक के पास में नहीं है। जनरली मैं मानता हूँ कि शिक्षक जो भी आता है खराब नहीं होता, क्योंकि वो पूरी मेहनत के साथ ही आता है ना। अब बात आती है नोट्स की। खुद बनाते हो तो है सही, दूसरों से मांगते हो तो कभी भी पूर्णता का भाव नहीं आएगा, कभी भी अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मेरी तैयारी पूरी है। तो इनमें से चारों में से अच्छा, मैं ये मानता हूं कि आप जो भी पढ़ें अगर एक पर विश्वास कर लें तो, अब पुस्तकों में से भी आजकल आपको पता है कि ढेर सारी पुस्तकें आ गई। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप गाइड के साथ जा रहे हैं तो गलत जा रहे हैं। क्यों? कोई भरोसा नहीं है। हालांकि कोई एक आधे पार्ट के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन 20 तैयारी गाइड को करके बनाते हैं तो सच में आप कहीं ना कहीं नुकसान करने जा रहे हैं खुद का। हाँ, कोई सेगमेंट, कोई विशेष सेगमेंट किसी गाइड से पढ़ लिया, जैसे स्कूल मैनेजमेंट पोर्शन आता है तो किसी गाइड से देख लिया, तो वो कोई बुरा नहीं है। लेकिन आप हिस्ट्री केयर कोई गाइड लेके बैठे हैं तो फिर नुकसान वाली बात है। पुस्तकें सारा पुस्तकों से पढ़ोगे तो उसको टाइम बहुत अच्छा खासा लग जाता है। टीचर से ठीक ऑप्शन है, क्योंकि कम समय में सारी चीज़ें हैं वो करवा देता है। और दूसरों के नोट्स तो मैं बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं करूँगा। नोट्स कभी भी मांगने या खरीदने की वस्तु नहीं होती, लिखने की होती है। आप दूसरों के नोट्स ढेर लगा लेना रूम में, कोई फ़ायदा नहीं देंगे। इसलिए मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि कोशिश करो कि कुछ सेगमेंट के लिए गाइड वाली देख लो, लेकिन जो भी गाइड लाओ तो एक ही लाओ। एक्स्ट्रा बहुत सारे गाइड्स लाके आप अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं। सबसे बेहतर ऑप्शन होता है कम से कम पुस्तकें अपने पास में रखो, लिमिटेड मटेरियल, क्योंकि हर पुस्तक से 80-90% सवाल आते हैं। कट ऑफ आपके वापस वही 60-65% जाके अटक जाती है। तो बेहतर ये होता है कि आप जो है जो भी स्रोत रखें एक एक रखें। जहाँ तक शिक्षकों की बात है तो आप किसी भी एक शिक्षक से पढ़ सकते हैं, अपने विषय को पढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि ये चीज़ें जटिल है, समझनी चाहिए तो समझ सकते हैं। आपको लगता है कि शिक्षक की जरूरत नहीं है, मैं पुस्तकों से कर लूंगा, मेरे पास काफ़ी टाइम है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का रखना, चाहे शिक्षक से पढ़ो चाहे पुस्तकों से पढ़ो, जब तक आप उसको 4-5 बार नहीं पढ़ोगे, तब तक, जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपके परिणाम निकलने वाले नहीं है। अब यहाँ पे सामग्री चयन में सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है, आप सामग्री चयन भी कर लेते हैं, लेकिन जैसे आप YouTube की दुनिया में चले जाते हैं या फिर सोशल मीडिया पे आते हैं तो यहाँ वापस समस्या क्रिएट हो जाती है। क्यों? क्योंकि किताब प्रकाशक है वो किताब बेचने के लिए अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं, गाइड के प्रकाशक गाइड की अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं, कोर्स के जो चलाते हैं ऑनलाइन कोचिंग सेंटर ये अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं, नोट्स बेचने वाले अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट इस मार्केटिंग के इस पूरे मार्केट का एक प्रकार से उपभोक्ता हो जाता है। ठीक है, हम लोग इसमें आते हैं, हम लोग यहाँ से आते हैं और आप मुझे भी शामिल कर सकते हो उसमें, मार्केटिंग करने वालों में, है ना। तो अब देखिए समस्या कहाँ आएगी। अब स्टूडेंट को एक तार्किक निर्णय लेना होता है कि मैं गाइड के साथ जाऊं, क्योंकि आप गाइड के जो पब्लिशर्स हैं उसको जैसे सुनोगे आपको लगेगा गाइड सब कुछ है। पुस्तक वाले को सुनोगे तो वो कहेगा कि ये तीनों कुछ भी नहीं है, केवल पुस्तक ही महत्वपूर्ण है। और इन सिलेक्शन नहीं होता, पुस्तक से ही होता है, भले खुद का किसी शिक्षक से हुआ। शिक्षक जनरली ये कहेगा कि मेरे से पढ़ लो तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती। जनरली हम बोलते हैं तो हम इसको प्रूफ भी करते हैं। नोट्स बेचने वाले ये कहेंगे कि हम इन सभी का निष्कर्ष निकाल रहे हैं। अब इस तरह से आप हो जाते हैं पजल। अब आपको नहीं पता कि आपको क्या करना है। कहीं आप ये सोचने लगते हैं कि कहीं मैंने इन लोगों की बात को गौर नहीं किया, आत्मसात नहीं किया, तो मैं पीछे रह जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये मानता हूं कि इस YouTube सोशल मीडिया की दुनिया से जो बहुत दूर है वो सबसे पहले सिलेक्शन वही लेते हैं, क्योंकि वो अपने इरादों में बड़ा क्लियर है एकदम से। उसके मानसिक रूप से उसको कोई प्रभावित नहीं कर पा रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, रिवीजन कर रहा है और लिमिटेड मटेरियल के साथ कर रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि किसी भी, मेरी बात भी मत सुनो, आप अपना डिसीजन खुद से लीजिए। और मैं ये मानता हूँ कि चाहे शिक्षक से पढ़े, चाहे पुस्तकों से पढ़े, चाहे आप अच्छे नोट्स किसी के हैं, आपने खुद ने उसको अपडेट किया है तो आप इनसे पढ़ें। गाइड को तो मैं आपको पूरा सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन पढ़ें एक ही, और उसको बार बार पढ़ें और उसका बार बार प्रैक्टिस करें। एक का सहारा लें, सभी साथ में लेके ना चलें। ठीक है, और ये डिसीजन भी आपको ही लेना है, क्योंकि आपने पर्टिकुलर किसी एक को सुन लिया तो आप उसके साथ जाओगे। ठीक, तो आपको यहाँ पे सामग्री चयन में पूरी सावधानी रखनी है, क्योंकि आपको सब उपभोक्ता समझते हैं और ऐसी स्थिति में आप कहीं पर भी भ्रमित हो सकते हैं।
और डिसीजन आपका पूरा का पूरा बिगड़ सकता है। ठीक है, तो एक सामग्री चयन में यहाँ अनिर्णय की स्थिति दूर करें। फिर जैसे सामग्री चयन हो जाता है, सामग्री चयन होने के बाद में अब आपने सामग्री चयन कर लिया, परीक्षा की वो देख लिया, अब आप पाठ्यक्रम प्रिंट करें। ठीक है, पाठ्यक्रम प्रिंट कर लें, पाठ्यक्रम अपने हाथ में रखें और फिर उसको 3 चरणों में चलने दें। सबसे पहला होता है पाठ्यक्रम को पूर्ण किया जाए एक बार। हम गलती कहाँ करते हैं? हम गलती ये करते हैं कि कई बार जो हमारे आसान सरल बिंदु है वो हम छोड़ देते हैं कि इसका तो क्या है, कर लूंगा, बाद में कर लूंगा। और कई बार हम कठिन टॉपिक करते जाते हैं, उसको बार बार करते हैं और सरल टॉपिक को छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो हमें आ रहा है। हम इस गलत फहमी में रहते हैं और स्थितियां ये बनती है कि परीक्षा जब आती है तो उस कमजोर टॉपिक पढ़े हुए नहीं होते हमारे, क्योंकि हम हमेशा कठिन टॉपिक, अब मान के चलिए कि अगर 10 टॉपिक के पाठ्यक्रम है, 10 में से 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो हमने बिल्कुल पढ़े नहीं, छोड़ रखे हैं उसको कि ये तो बाद में कर लेंगे, ये तो बाद में कर लेंगे, ये तो मुझे आता है, ये तो मैं बाद में कर लूंगा। कुछ पॉइंट्स ऐसे छोड़ देते हैं और जैसी परीक्षा हॉल में जाते हैं तो वो रिविजन होता नहीं है। फिर सामान्य प्रश्न पढ़े हुए तो होते हैं लेकिन एग्जैक्ट रिविजन नहीं होता है, तो उस वजह से कंफ्यूजन में जाते हैं और फिर आपकी तीनों अब वो छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि आपके पढ़े हुए सवाल कभी न कभी पढ़े थे लेकिन रिवीजन नहीं किया, ये आपकी गलती थी, वो पॉइंट आपने छोड़ दिए थे और उसके अभाव में वहां पे फिर आपके चारों विकल्प में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, 2 विकल्प में कंफ्यूज हो जाते हैं और वहां पे आप मोस्टली संभावना है कि गलती करके आते हैं। तो जब भी आप पाठ्यक्रम पढ़े तो मैं ये मानता हूँ कि उस पूरे पाठ्यक्रम में आपको लगता है कि ये 2-3 टॉपिक बड़े हैं और इसमें से एक आधा ही सवाल आता है, तो वो टॉपिक आप भली साइड में कर दो। बाकी 90% जो सिलेबस होता है, 90-95% सिलेबस जो आपने 2-4 टॉपिक साइड में कर दिए, जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ता था तो मुझे अच्छे से पता है कि राजपूत राज्य, दक्षिणी भारत, इसमें मैं बहुत लिमिटेड ही पढ़ता था कि भाई मुझे इसकी सिर्फ कला पढ़नी है या इसका प्रशासन पढ़ना, बाकी सारा छोड़ देता था। वो आप चाह के छोड़ते, वो तो छोड़ दिया। बाकी जितना भी है वो आप कंप्लीट पढ़ो, बीच में छोड़ो मत किसी को भी। ऐसे मत छोड़ो कि ये बाद में कर लूंगा, यही आसान है। कोई भी आसान नहीं होता, कोई भी टफ नहीं होता। तो जब भी पाठ्यक्रम आप सिलेबस लाते हो तो इन रिसोर्सेज से आप उस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है, और जैसे ही पाठ्यक्रम पूरा होता है फिर आप कंटिन्यू हो जाए रिवीजन पे, रिवीजन कंटिन्यू चलने दें। ठीक है, जितना आप अभ्यास करोगे और कोशिश करो कि कम से कम 5-7 बार पुनरावृत्ति हो, रिवीजन हो। 5-7 बार रिवीजन होगा तभी जाके वो जो कोर्स आपने 90-95% पूरा किया है वो जाके आपको फायदा देगा। रिवीजन आप कैसे भी कर सकते हैं, 5 दिन पढ़िए, 2 दिन रिवीजन कर लीजिए, या फिर आप टॉपिक पूरा पढ़ के फिर उसको वापस पढ़ लीजिए, कैसे भी कर सकते हैं। या आपके ऊपर है कि आप उसको रिवीजन को कैसे करते हो, या पूरा पढ़ने के बाद फिर वापस शुरू करो, फिर वापस शुरू करो, ऐसा कर सकते हो। और तीसरी चीज होती अभ्यास। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। अभ्यास कब शुरू होता है? अभ्यास होता है रिवीजन और इसके साथ में। पहले जब पाठ्यक्रम पूरा करते हो तब तक अभ्यास की जरूरत नहीं है ना। आप अभ्यास कब करोगे? रिवीजन के साथ में। कैसे किया जाता है, जैसे मैं एक उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे आप इतिहास का एक पाठ पढ़ रहे, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, आप सिंधु घाटी सभ्यता के आपके हाथ से नोट्स बने हुए थे या फिर आपने पूरी पुस्तक में से नोट आउट चीजें कर रखी थी, उसको आपने पूरा रिवीजन किया। रिवीजन करने के बाद में आप पुराने पेपर लाइए। अभ्यास हमेशा पुराने पेपर से किया जाता है तो बेहतर है। ठीक है, पुराने पेपर सारे निकाल दिए, फिर आप नए प्रश्नों की तरफ जा सकते हैं। टेस्ट सीरीज से अवॉइड करो अभी स्टार्टिंग में, टेस्ट सीरीज लास्ट में दे दो, 2-5 टेस्ट, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर आप क्या करोगे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी पुराने पेपर्स आए हैं उन सारे प्रश्नों को एक बार एक बार रिवीजन करने के बाद उसको निकालिए। कोई नया प्रश्न मिलता है तो अपने नोट्स में ऐड कर दीजिए। फिर आपको लगता है कि हाँ सारे प्रश्न देख लिए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद पुनः सिंधु घाटी सभ्यता के उस नोट्स को उसी समय रिवीजन कर लो। एक दिन लग सकता है, 2 घंटे लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप वापस सिंधु घाटी को प्रश्न का अभ्यास करने के बाद फिर वापस सिंधु घाटी को जब पढ़ोगे तो जहां जहां प्रश्न आए हुए हैं वहां आपकी नजर जाएगी। अच्छा ये सवाल आया था, अच्छा लोथल भोगवा नदी के किनारे ये आया हुआ था। अब आपका पढ़ने का जो तरीका बदल जाएगा, आप उन चीजों को गौर करना शुरू करोगे। अदरवाइज क्या होता है, कई बार हम पुस्तक तो पढ़ लेते हैं, हम कंटेंट पढ़ लेते हैं, अंडरलाइन भी करते हैं, लेकिन चीजों को गौर नहीं करते। परीक्षा हॉल में जब प्रश्न आता है तो गौर किया हुआ होता नहीं, पढ़ा हुआ तो होता है, फिर हम गलत करके आते हैं। फिर वो कह रहे हैं ना कि आते हुए गलत होते, आते हुए गलत इसीलिए होते हैं कि हमने उपन्यास की भांति उस सामग्री को पढ़ लिया,
उसमें गौर भी नहीं किया कि इसमें किस टाइप का प्रश्न आ सकता है, इसमें ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, पुराने प्रश्नों का नेचर नहीं समझा, पुराने प्रश्नों को हल करने के बाद वापस उस कंटेंट का रिवीजन नहीं किया। ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो होती है ना, बेसिकली वही परीक्षा हॉल में गलतियां करवाती है। आप अगर ये सोच रहे हो कि भाई परीक्षा हॉल के अंदर जो है वो आपकी हमारी गलतियां होती, परीक्षा हॉल में गलती होती है आपकी तैयारी के कारण। परीक्षा हॉल में कोई भगवान आपके खिलाफ नहीं है, परीक्षा हॉल में कोई आपसे किसी की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, पेपर आपका ही खराब नहीं हुआ, सभी का होता है। तो मेरा ये मानना है कि हमें परीक्षा हॉल के अंदर प्रश्नों की गलतियों के लिए आप अपने आप को दोष ना दें, उस समय को आप दोष दीजिए आपकी तैयारी को। आपने तैयारी ठीक से नहीं की, इसीलिए वो सारे गलत हुए। हम क्या करते हैं, 30 से 35 प्रश्न ऐसे 2 ऑप्शन में तुक्के मार के आते हैं। 2 ऑप्शन में 30-35 में से जैसे 20 सही हो गए, 15 गलत हो गए, तब हम दुनिया को यह क्या कहते हैं कि मैंने जो जो अटेंड किए मेरे सारे गलत हुए। अच्छा, 15 गलत हो गए और 20 सही हुए, उसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। फिर वो क्या कहेगा कि जो 20 सही हुए हैं ना, ये तो मुझे आते थे। अच्छा, जो 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन में थे, मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं जब 100 प्रश्न परीक्षा में आते हैं, एग्जैक्ट हर स्टूडेंट को 50 से ज्यादा नहीं आते, 50-60 एग्जैक्ट आते हैं, तो सीधे टिक करते हैं। पीछे 40 प्रश्नों में से 10 छोड़ने जैसे होते हैं, 30 प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें डबल डिप में विद्यार्थी होता है कि 2 प्रश्न 2 ऑप्शन में रहता है, कंफ्यूजन में रहता है। वो 30 के 30 जब करता है तो उसमें से मान लो उसके 10 या 12 सही हो गए तो 18 गलत हो गए। अब जो 10-12 सही हुए हैं उसको वो स्टूडेंट बाहर आके ये झूठ बोलता है कि ये तो 12 मुझे आते थे और मैंने बाकी के 18 जो डबल डिप में किए, जो 2 ऑप्शन में कंफ्यूज थे, वो मेरे सारे गलत हो गए। मतलब वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे भगवान की उसके साथ में विशेष कोई दुश्मनी है। इतना झूठ क्यों बोलते हो? बेहतर है यही कह दो कि मैंने 30 प्रश्न 2 ऑप्शन वाले किए थे, जिसमें से मेरे 12 सही हो गए, 18 गलत हो गए। सभी के होते हैं। और ऐसी स्थिति क्यों आती? क्योंकि आप विकल्प पर पूर्ण रूप से निर्भर है। ऐसा बहुत कम स्टूडेंट है जो प्रश्न पूछने के बाद विकल्प को देखे बिना उत्तर देने का प्रयास करता है। आपकी स्थिति ये हो रखी है कि जब भी आपको कोई प्रश्न पूछा जाता है, आप सीधा कहते हो ऑप्शन दो। जब आप ऑप्शन पे इतने डिपेंड हो तो इसका मतलब साफ है कि आपका रिवीजन पूरा नहीं है। इसका मतलब साफ है कि आपने ठीक से कंटेंट पढ़ा नहीं है। अब आपको विकल्प की आवश्यकता महसूस हो रही है। अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो विकल्प की जरूरत ही नहीं होती। विकल्प की जरूरत होती है डिस्क्रिप्टिव जो प्रश्न आते हैं, जिसमें 4 बड़े बड़े कथन आते हैं, वहां विकल्प की आवश्यकता होती है। छोटे छोटे फैक्ट के लिए कहां विकल्प देखना पड़ता है? तो आपने तैयारी के लेवल पर ही गलतियां करी है, उसी वजह से उसका परिणाम आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलता है। जब आप आते हुए गलत कहते हो, आपकी मैं भाषा में बात करूं तो आते हुए गलत होते हैं, मुझे बड़ी दया आती है उस समय कि आते हुए गलत कैसे हो सकते हैं। तो आप इस जगह सुधारिए, अपने आप को विकल्प पर निर्भर मन ना रखें। और अगर आप 5-7 बार अच्छे से रिवीजन करते हैं, ढंग से प्रैक्टिस करते हैं, किसी टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं होती। टेस्ट सीरीज का फॉर्मेट अब आया और बड़ा गंदे तरीके से आया। अब स्थिति ये बनी हुई है कि टेस्ट सीरीज का लेवल और परीक्षा एजेंसियों का लेवल मैच नहीं करता। टेस्ट सीरीज वाले यूं ही उलूल जुलूल सवाल बना देते हैं, टफ अंदर से निकालते हैं, सरल छोड़ देते हैं। हम फिर वो इसी अनुरूप पढ़ना शुरू करते हैं और एग्जाम हॉल में जाके कहीं न कहीं मात खा के आते हैं। ये टेस्ट सीरीज पहले हमने तो कभी जिंदगी में नहीं दी। तो बेहतर ये होता है कि पुराने प्रश्नों का ढंग से अभ्यास कीजिए और परीक्षा में जाने से पहले 10, 15, 20 दिन, महीना पहले 2-4 टेस्ट दे दो, आपका टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाएगा। बाकी टेस्ट सीरीज का कोई रेलेवेंस नहीं रहा वर्तमान में। हकीकत की बात मैं यही बता रहा हूँ यार। एक कोचिंग सेंटर वाला 40-40 टेस्ट लेता है, इतने प्रश्न बनाएगा कहाँ से? फिर वही प्रश्नों का लेवल नहीं रहता, फिर वही फालतू प्रश्न पूछ लेते हैं, वो इमर्जिंग प्रश्न पूछ लेते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता। हम फिर उस अनुरूप तैयारी करना शुरू कर देते हैं। फिर वो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल अलग चलता है, आपका तैयारी का शेड्यूल अलग चलता है, फिर मैच नहीं कर पाते, फिर नंबर कम आते हैं, फिर आप टेंशन में आते हो, फिर फालतू आपका अवसाद वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो समस्या का कारण बनती है। तो आप अभ्यास कीजिए पुराने पेपर से, बढ़िया तरीके से कीजिए। 4 किताबें लाइए भले पुराने पेपर्स की, सारे प्रश्नों को निकालिए। और वो कब करना है? रिवीजन के साथ। पहले कोर्स पूरा करना पड़ता है, वो बाद में ये चीजें साथ में चलती। रिवीजन एक टॉपिक का किया, फिर उसके सारे प्रश्न निकाल के फिर वापस उसी टॉपिक को फिर देखा जाए। तब आप देखना दूसरी बार जब उस टॉपिक का रिवीजन कर रहे होते हैं प्रश्नों के बाद, तब आपकी शैली बदल जाती है। ये चीजें करोगे तब जाके आपके दिक्कत नहीं आएगी। तो पहली गलती कैसे सुधारनी है मैंने बता दिया। फिर सामग्री का चयन आपको सुधारना है। ये दुनिया, सोशल मीडिया की दुनिया से दूर रह के खुद से डिसीजन लीजिए। और फिर तीसरा आता है पाठ्यक्रम को प्रिंट कीजिए, बढ़िया सा कंटेंट सामग्री का चयन कीजिए, फिर उसको अच्छे से पूरा कीजिए। शॉर्ट नोट्स बना सकते हो तो बनाइए, और फिर 5-7 बार रिवीजन और साथ में अभ्यास। ये चलते रहो आप ऐसे।
इस दौरान आप ये मत पूछो परीक्षाएं कब होगी, भर्तियां कब आएगी, कट ऑफ क्या रहेगी, ये अननेसेसरी प्रश्न होते हैं। और ये तीसरा पॉइंट करने के बाद में फिर जो चौथा बिंदु आता है विद्यार्थियों, वो आता है एग्जाम हॉल में फिर क्या करना होता है। ठीक है, अब एग्जाम हॉल की स्थिति आती सबसे लास्ट में जाके। अब परीक्षा हॉल, ठीक है, और मैं ये मानता हूं कि अगर आपने पहले के जो 3 कदम है ये ठीक तरीके से किए हैं तो यहां पे गलती नहीं होती। यहां पे फिर क्या गलती हो सकती है कि प्रश्न को 3 बार 2 बार पढ़िए, प्रश्न पढ़ने में जल्दबाजी मत करिए, नहीं पूछा है कि हाँ पूछा है उसके ऊपर घेरा कर दिया जाए, फिर ऑप्शन करते हो तो प्रश्न के ऑप्शन को एलिमिनेट करें, डी एलिमिनेट करें, फिर कहें कि भाई ये उत्तर निकलेगा, बिना ऑप्शन देखे उत्तर निकालने की कोशिश कीजिए, समय का ख्याल रखिए। ये बातें तो ठीक है, ये सबसे लास्ट में काम आती है, और इन 3 लेवल पे ढंग से काम हुआ है तो यहाँ पे समस्या नहीं आती है। ठीक है, तो ये बातें अगर आप ध्यान रखोगे तो निश्चित तौर पे बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। मैं अल्टीमेटली लास्ट में यही कहूँगा कि अच्छा सा निर्णय लें। आप कह रहे हो कि मैं बेरोजगार हूँ, सीधी फर्स्ट ग्रेड की कैसे करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधी फर्स्ट ग्रेड भी खूब बच्चे बने हैं, हम लोग बने ही थे, हम सेकंड ग्रेड से सीधी फर्स्ट ग्रेड, मैंने अध्यापक की परीक्षा कभी नहीं दी। आप कहोगे कि सर हम बाकी मेरे दोस्त गाइड से पढ़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपने स्तर पे पढ़िए, आपको क्या पसंद है, कईयों को गाइड अच्छी नहीं लगती, कई आप कहोगे सर पुस्तक में टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, टाइम तो लगेगा, एक विषय अच्छा करने में समय तो लगता ही है, आप घास काट ही नहीं सकते, इनमें से कोई अच्छा सा डिसीजन ले लीजिए, फिर डिसीजन अपने अनुसार लीजिए, किसी को पुस्तकें पसंद है, किसी को टीचर से पढ़ना पसंद है, किसी को नोट्स पसंद है, तो आप किसी और के अनुरूप डिसीजन ना ले, अपने अनुरूप ले। ठीक है, मैं मानता हूं कि किसी भी साथ जाओगे सिलेक्शन वैसे ही हो जाता है, आप किसी के साथ भी जाओगे 70, 80%, 90% सवाल आ जाते हैं, किसी एक को फॉलो कीजिए, बाकी सभी में हाथ मत डालिए। कई बार मैं देखता हूँ ऑनलाइन कोचिंग से भी पढ़ रहे हैं बच्चे, फिर किताबें और ले आ रहे हैं, फिर क्या मतलब है ऑनलाइन कोचिंग का, किताबें लाते, कोचिंग के पैसे क्यों खराब किए। और फिर पाठ्यक्रम को प्रिंट करवा के घर लेके आए, और उसके बाद में सामग्री का चयन करके टॉपिक सहित लिस्ट बना दें, और उसके बाद में पूरे सिलेबस को पूरा करें, कौन से टॉपिक छोड़ने हैं वो साइड में नाम लिख लो, पूरा सिलेबस तैयार कीजिए, 6, 7, 8 महीने का अच्छे से समय लगेगा। और उसके बाद में रिवीजन प्रैक्टिस 5, 7 बार अगर ये रजिस्टर घूम गए, फिर देखना कि आप कभी ये शिकायत नहीं करोगे कि आते हुए गलत हो गए, या फिर मैंने जो तैयारी की उसके अनुरूप परफॉर्मेंस नहीं आई। देखो, आप कितना भी तेज भागोगे, मंजिल तब तक नहीं आएगी जब तक रास्ता सही नहीं होगा। आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर आपका डायरेक्शन सही नहीं है, आपका तरीका सही नहीं है, तो आप सफल नहीं हो पाओगे, भले 18 घंटे मेहनत कर लो। और अगर आप स्मार्ट तरीके से काम करते हैं, इस तरीके से काम करते हैं, तो 5-6 घंटे भी रेगुलर पढ़ते हैं, तो भी आप अपना काम है वो कर लोगे, ये तय बात है। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने की मैंने कोशिश करी है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपके सत्र आपके काम आएगा। ठीक से सुनना, इसको फॉलो करने का प्रयास करना, है ना, और बाकी बातें फिर बाद में कभी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।